अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। थोड़ी देर तक सरदार काहन सिंह के साथ गपशप करने के बाद इसने वहीं से एक खाली लिफाफा लिया जिसमें गुरजीत सिंह की फराहम करदा लिस्ट को बंद करने के बाद इसने लिफाफे पर एक हमसाया मुल्क का एड्रेस लिखा और सरदार काहन सिंह के साथ ही मौजूद एक फ्रेंचाइज डाक खाने से वो लिफाफा आम डाक के जरिए पोस्ट कर दिया। इसे उम्मीद थी कि अगले 2-3 रोज़ में ये लिफाफा भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। इसने एहतियातन इस लिस्ट की एक फ़ोटोकॉपी भी होटल के नज़दीक ही मौजूद एक स्टोर से करवा ली थी और ये फ़ोटोकॉपी भी इसने एक और हमसाया मुल्क के एड्रेस पर अलग से पोस्ट कर दी थी। ये ख़त भी इसकी तवक्कुआत के मुताबिक अगले 5-6 रोज़ तक अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए था। अपने होटल वो जानबूझकर रात देर गए पहुंचा था। इस्तकबालिया से इसने खुसूसन अपने लिए किसी पैगाम या मेहमान का पूछा था, लेकिन इसके लिए यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। मुतमईन होकर वो ज़ेरे लब गुनगुनाता अपने कमरे की चाबी थामे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। लिफ्ट के ज़रिए वो अगले 2 मिनट के बाद होटल की 5वीं मंजिल पर वाक़े अपने कमरे में मौजूद था। अभी इसने अपने कपड़े तब्दील ही किए थे जब अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ से इसके वही मामू मौजूद थे जिनसे इसने नेपाल में बात की थी। सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ये शहर छोड़ दो, रेड रोज़ से रब्ता नहीं करना। दूसरी तरफ से इसके हेलो के जवाब में खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा गया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। रेड रोज़ गुरजीत सिंह का कवर नाम था। सुबह तक का वक़्त इसने करीबन जागते हुए गुजारा था और अगले रोज़ अपने कमरे में नाश्ता जहर मार करने के 10 मिनट बाद ही इसने होटल से चेकआउट कर लिया था। अब इसे अपनी नई शनाख्त के साथ नई मंजिलों का मुसाफिर बनना था। एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में डीजी साहब के सामने धरी थी और 2 ब्रिगेडियर इनके आगे धरी मेज़ के दोनों कोनों पर फाइलें और कुर्सियां संभाले बैठे थे। मैं प्रमोद की फाइल देखना चाहता हूं, डीजी ने एक ब्रिगेडियर की तरफ देखकर कहा। राइट सर कहते हुए ब्रिगेडियर नवाज ने पहले से अपने सामने धरी एक फाइल इनकी तरफ बढ़ा दी। डीजी साहब ने फाइल ली और एक कोने में धरे डाइसनुमा मेज़ पर रखकर इसकी वर्कगर्दानी करने लगे। इस फाइल पर एजेंट प्रमोद का असली नाम और अब तक के सारे कारनामे दर्ज थे और ये टॉप सीक्रेट फाइल ब्रिगेडियर नवाज से सिवाय जनरल साहब के और कोई भी इस तरह बराह रास्त तलब करके देख नहीं सकता था। दिल्ली से चलने वाली एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट नेपाल के रास्ते बरकरफ्तारी से यहाँ तक पहुँची थी और रिपोर्ट की खसूसी अहमियत के पेश नज़र ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर मुकम्मल समरी बनाकर डीजी साहब के सामने रख दी थी। इस वक्त डीजी साहब एक अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे और यहाँ की रिवायात के मुताबिक यूँ भी रात की इस पहर उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था, लेकिन रिपोर्ट की खसूसी अहमियत के पेश नज़र ब्रिगेडियर नवाज को बादल खास्ता हर रिवायत तोड़नी पड़ी। उन्होंने करीबन जिद करते हुए जनरल साहब के स्टाफ ऑफिसर से लाइन मिलाने के लिए कहा था, जिसने मामलात की संगीनी के पेश नज़र जनरल साहब को मीटिंग रूम के इंटरकॉम पर डिस्टर्ब करते हुए ये अहम पैगाम इन तक पहुँचाया था। जनरल साहब ब्रिगेडियर नवाज से बाखूबी आगाह थे। जिस हसास नौइयत की खिदमत ब्रिगेडियर नवाज अंजाम दे रहे थे इसका बखूबी अदराक जनरल साहब को था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने डेफकॉम पर कॉल मौसूल की थी। यस सर, SOS दिस इज़ जनाबे वाला, ये इंतहाई संगीन और अहम नौइयत की बात है। ब्रिगेडियर नवाज ने सिलसिला मिलते ही कहा था, मैं आ रहा हूँ। जनरल साहब ने कहकर फ़ोन रख दिया। अब वो दोबारा मीटिंग रूम में मौजूद थे। जेंटलमैन, कल तक के लिए मीटिंग बर्खास्त करते हैं, एक अहम काम आन पड़ा है। उन्होंने वहाँ मौजूद अहम शख्सियात की तरफ देखकर हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा। ओके सर, एक के बाद एक शख्सियत उठने लगी। अगले 3 मिनट में जनरल साहब उन्हें रुख्सत करने के बाद हेडक्वार्टर की तरफ महवे सफ़र थे। रात एक पहर ढल चुकी थी जब सिक्योरिटी चीफ मेजर अकबर को पैगाम मिला कि डीजी साहब हेड ऑफिस आ रहे हैं। मुस्तैद और हरदम तैयार मेजर अकबर खान ने दूसरे लम्हे अपने रिजर्व स्टाफ को स्टैंड बाई कर दिया। डीजी साहब की स्याह शीशों वाली गाड़ी की इतला हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली सड़क पर पहुंचने के दूसरे ही लम्हे यहाँ पहुंच गई थी। गेट पर मौजूद जवान मुस्तैद थे। जैसे ही गेट के बाहर खड़े संतरी को दूर से आती कार के आगे आने वाली जीप से मखसूस सिग्नल मिला, इसने गेट के सुराख से झांकते हुए अंदर इशारा कर दिया।
गेट खुलने और जीप के पीछे मौजूद गाड़ी के यहाँ तक पहुँचने की टाइमिंग ऐसी शानदार थी जैसे एक ही कंप्यूटर से दोनों को ऑपरेट किया जा रहा हो। जीप दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जिसके बाद डीजी साहब की गाड़ी, जबकि इनके पीछे मौजूद जीप वहीं रुक गई। आईनी दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर बंद हो गया। ब्रिगेडियर नवाज को इंटरकॉम पर डीजी साहब के कमरे में पहुंचने की हिदायत मिली थी, जो पहले ही से डीजी साहब को मतलूबा कोई भी मुमकिन रिकॉर्ड की फाइल अपने सामने रखे इनके मुंतजिर थे। इतला मिलने पर वो अपनी इन टॉप सीक्रेट फाइलों के साथ वहां पहुंच गए। आई एम सॉरी सर, लेकिन ब्रिगेडियर नवाज ने सैल्यूट मारते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन जनरल साहब ने हाथ उठाकर इनकी बात टोक दी। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, यस प्लीज, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो सारी रिपोर्ट लफज बलफज धरा दी जो उन्हें एजेंट प्रमोद की तरफ से दिल्ली से मौसूल हुई थी। रिपोर्ट बगौर सुनने के बाद जनरल साहब ने इस टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी सुनी जो नेपाल में की गई थी और वहां से फिर यहाँ करवाई गई थी। वो सिगरेट का कश लगाकर कुछ सोचने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपने इंटरकॉम पर हिदायत दी कि ब्रिगेडियर आलम को फौरन बुलाया जाए। फोन रखने के बाद वो दोबारा ब्रिगेडियर नवाज की तरफ मुतवज्जा थे और इनसे एजेंट प्रमोद से मुतल्लिक ज़बानी मालूमात हासिल कर रहे थे। इस दौरान कॉफ़ी तैयार होकर वहां पहुंच चुकी थी और अगले चंद मिनट बाद ब्रिगेडियर आलम वहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर आलम के पास नॉर्दर्न एरिया का डेस्क था। मामले की हसास और हंगामी नौयत के पेश नज़र ब्रिगेडियर आलम की मौजूदगी को शायद डीजी साहब ने ज़रूरी जाना था। जनरल साहब के कहने पर एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर नवाज ने सारी रिपोर्ट दोहराई और ब्रिगेडियर आलम, जो यहाँ शायद सीनियर तरीन ब्रिगेडियर थे, गौर से इनकी बातें सुनते रहे। जनरल साहब ने फाइल की वरक गर्दानी के बाद फाइल ब्रिगेडियर नवाज की तरफ शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। इनके चेहरे के तासुरात से दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों सीनियर अफसरान ने जान लिया था कि जनरल साहब कदरे बेचैन हो रहे हैं। कुछ मुनासिब तो मालूम नहीं होता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सियाचिन से मुतल्लिक कुछ ब्रीफिंग दें। इस रिपोर्ट को एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें GHQ तक पहुँचाना था। डीजी साहब ने ब्रिगेडियर आलम की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखा। ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में होता था। उन्होंने कमाल की यादाश्त पाई थी। अपने काम से इनकी लगन का ये आलम था कि जब उन्हें डीजी साहब का पैगाम पहुंचा तो वो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर अपनी रिहाइशगाह में दफ्तर से थके हारे लौटने के बाद और कुछ भारतीय रिसालों का मुतालिया करने के बाद सोने के लिए पल ही तोल रहे थे। इन रिसालों में मौजूद दरअसल 1-2 मज़ामीन ने उन्हें चौंकाया था। ये दोनों मज़ामीन उन्हें एक पुरानी फाइल में मौजूद क्लिपिंग के जरिए दिखाई पड़े थे। शायद इनके पेशरू ने इनकी खसूसी अहमियत के पेश नज़र दोनों मज़ामीन इंटेलिजेंस की फाइलों में महफूज कर दिए थे। एक मजमून हिमालयन जर्नी और दूसरा भारत के एक और हफ्त रोज़ा इलस्ट्रेट वीकली में शाया हुए थे। इन मज़ामीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की एक मुहिम जो जमात ने सियाचिन में पाकिस्तान के इलाके में करीबन 70 किलोमीटर तक रैकी की है। ब्रिगेडियर आलम से पहले जो भी साहिब इस डेस्क के इंचार्ज थे, उन्होंने इन मज़ामीन पर गब्बाजी के रिमार्क्स लिखकर उन्हें फाइल किया था, लेकिन न जाने क्यों आज 3-4 साल पुराने मज़ामीन पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर आलम को ये बातें सही लगी थी। कुछ देर पहले जब अचानक उन्हें डीजी साहब ने फौरन तलब किया तो इनकी छठी हिस्स ने बता दिया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। और अब ब्रिगेडियर नवाज की ज़ुबानी एक खसूसी एजेंट की तरफ से भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गए कि चंद रोज़ पहले उन्होंने जो अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट फाइल की थी और इसमें भारतीयों की तरफ से मुमकिना मुदाखलत या मुहिम जोई की बात भी इशारा कनाइए से की थी, शायद इनके खदशात सही साबित हो रहे थे। वो एक ज़हीन ऑफिसर थे और फाइलों की मदद लिए बगैर भी अपने अफसराने आला को मुतमईन करने की सलाहियत रखते थे। जहाँ अपने खदशात दुरुस्त होने पर इनके एतमाद में इजाफा हुआ था, वहाँ एक बेनाम सी परेशानी ने भी उन्हें आ लिया था। क्या इस बर्फीले जहन्नम में दुश्मन की मौजूदगी का मुकाबला हमारी फौज अपने कमतरीन वसाइल के साथ कैसे करेगी? एक फौजी होने के नाते वो बड़ी पुरएतमाद भी थे। कोई ताकत उन्हें बार बार इस बात का यकीन दिला रही थी कि कुव्वत ईमानी और जोरे बाजू से वो दुश्मन को जरूर रोक लेंगे। थोड़ी देर बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नॉर्दर्न एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम इनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब थे। सन 49 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंग बंदी और फिर 72 में शिमला मुआहदे की सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक NJ नंबर 980420 की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदही का काम बाकी है।
भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई सन 49 के मुआहदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कन्नी कतरा रहा है। ये कहकर उन्होंने सियाचिन के इलाके में NJ 98420 की निशानदेही की और दोबारा इनसे मुखातिब हुए। दरअसल 62 की चीन भारत जंग में हजीमत उठाने पर भारतीय फौज ने इब्तदा में पहाड़ी जंग में अपनी कमजोरी का एहसास कर लिया था। यही वजह है कि नेफा में शिकस्त के बाद भारतीयों ने ग्लेशियाई और पहाड़ी जंग के कोर्सेज को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी और अपने पहाड़ी डिवीजनों को बतौर खास शदीद बर्फबारी में ऊंचाई पर होने वाली जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और ज़रूरियात से लेस करना शुरू कर दिया था। इनकी ये ज़रूरत सियाचिन में ही पूरी हो सकती थी जो चीन और पाकिस्तान से मुंसलिक है, इसलिए इस इलाके पर इसकी नज़र हमेशा रही है। सन 49 से 84 तक इस इलाके पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल रहा और तमाम गैर मुल्की कोहे पेमा जमातें हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त में से यहाँ पहाड़ी चोटियाँ सर करती रहीं, लेकिन मशरिकी कराकरम के इस हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद हमने यहाँ कभी इसलिए अपनी फौजें नहीं रखी कि आम हालात में भी यहाँ फौज की मौजूदगी पर बेपनाह अखराजात उठाए जाते हैं। कभी इस तरफ से भारतीय जारहियत का तस्वुर भी नहीं किया गया, जो मेरे ख्याल से सही ठीक सोच नहीं थी और माजी में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हम इसका हवाला भी दे चुके हैं। लेकिन 17,000 से 24,000 फुट बुलंद इस इलाके में तो इंसान को जिंदा रहना भी एक मसला बन जाता है। जाहिर है वहाँ लड़ाई का तस्वुर कैसे किया जा सकता है। गो के सर भारत की मुमकिना मुदाखलत की रिपोर्ट तो आज हमारे एजेंट ने भेजी है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि सन 78 से भारतीय इस मंसूबे पर अमल पैरा है या ऐसा करने की शदीद ख्वाहिश इनके यहाँ पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब की आखिरी बात पर DG साहब पहलू बदल कर रह गए। ब्रिगेडियर आलम ने अपने सामने धरी फाइलों में से एक फाइल खोलकर इस पर नज़र दौड़ाई और दोबारा गोया हुआ। सर भारतीय फौज के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी HAWS के कर्नल नरेंद्र कुमार की कमान में भारतीय SSG की एक टीम ने सियाचिन के शुमाल मगरिब में वाक़े तीरम गंगरी 2 पर अगस्त से अक्टूबर 79 तक क़याम किया और हमारे रद्द अमल का जायज़ा लेने के लिए अपनी इस मुहिम जोई की रिपोर्ट हिमालयन जर्नल के 79-89 के शुमारे में और फिर भारतीय हफ्त रोज़ा स्टेटेड वीकली के शुमारा 23 मई 79 में भी शाया की। अपनी बात का तासुर देखने के लिए ब्रिगेडियर मंजूर ने एक लम्हे के लिए DG साहब के चेहरे पर नज़र डाली, जो जज्बात से कतई यारी दिखाई पड़ा। सर कर्नल नरेंद्र कुमार की टीम ने पाकिस्तानी इलाके के 70 किलोमीटर अंदर तक मुदाखलत की। फिर कर्नल नरेंद्र कुमार सितंबर सन 80 में 60 अफसरों की एक और टीम के साथ इस इलाके में आया। इन तमाम अफसरों का ताल्लुक HAWS से था। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में सियाद गंगरी से सल्तोरो गंगरी तक गई और इसने जून से सितंबर सन 80 तक यहाँ क़याम किया। इस पार्टी को भारतीय एयरफोर्स की मुकम्मल मुआवनत हासिल रही, जिसका इकरार कर्नल कुमार ने बाद में एक मजमून में किया था। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में 90 किलोमीटर तक मुदाखलत करके अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस लौट गई। सितंबर 80 में भारतीय फौज के ब्रिगेडियर KN थंडानी की कमांड में हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से 2 कोहे पैमा जमातें पाकिस्तानी एयर कंट्रोल इलाके में अस्प्रेसिस नामी 23,390 फीट बुलंद चोटी पर क़याम पजीर रहीं। इस मुहिम की खबर अमेरिकन अल्पाइन क्लब जर्नल ने 1981 के शुमारे में शाया की। ये कहते हुए उन्होंने दूसरी फाइल में धरे फोटोस्टेट कागजात में से एक कागज़ निकाल कर DG की तरफ बढ़ाया, जिन्होंने अमेरिकन जर्नल की खबर पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर मंजूर की तरफ कागज़ बढ़ा दिया। DG साहब ने 3 हफ्ते पहले ही चार्ज लिया था और इंटेलिजेंस एजेंसी में से इनकी पहली तय्युनाती थी, इसलिए ये तमाम इतलात इनके लिए नई ही नहीं चौंका देने वाली भी थी। सर हमारे एक सोर्स ने मई जून 81 में इंडियन फोर्सेस के कुछ अफसरान की वादिय सल्तोरो में गोनमा और चोलंग नामी देहातों में मौजूदगी की इतलात भी दी थी। इन दिनों हमने सकरदू पुलिस को फौरन रिपोर्ट कन्फर्म करने के बाद इस इलाके का दौरा करने के लिए भी कहा था, जिस पर सकरदू पुलिस के SP साहब ने अगस्त 81 में इन देहातों का दौरा किया और मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी और लद्दाख स्काउट्स के टोपी के बीज और कुछ इंडियन करेंसी भी हासिल की थी। ये इतलात जिम्मेदार हलकों तक गई थी। DG साहब ने अचानक ही सवाल कर दिया, यस सर, हमने एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचाई, जिस पर 29 मार्च सन 82 को हमारी वजारत खारजा ने भारतीय सफारत खाने को इन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी नोट लिखा और दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा को भी एहतजाज पहुंचाया गया। ब्रिगेडियर आलम ने फाइल से नजरें उठाकर इनकी तरफ मतवज्जा होते हुए कहा,
फिर फाइल पर नजरें जमा कर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। जुलाई सन 83 में पाकिस्तान आर्मी ने SSG की एक कंपनी को सियाचिन में फ्लाफून और सियाला के इलाकों में भारतीय फौज की मौनदाना सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए भेजा। 16 अगस्त सन 83 में उन्होंने भारतीय फौज के लद्दाख स्काउट्स के कुछ जवानों को देखा और इनकी तरफ बढ़े, लेकिन दुश्मन बाखबर हो गया और भारतीय फौज एक गोली फायर किए बगैर वादी नवाबरा की तरफ तेजी से पसपाई इख्तियार करते हुए गायब हो गई। पाकिस्तानी कमांडोज को सिर्फ निगरानी और दुश्मन की नकलो हरकत का जायजा लेने के मिशन पर रवाना किया गया था, इसलिए उन्होंने भारतीय इलाके में मुदाखलत नहीं की और हेडक्वार्टर से हुक्म मिलने पर वापस लौट आए। ब्रिगेडियर आलम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। दोनों आला अफसरान मुतरद्दिद थे। इस इलाके की जो पोजीशन उन्हें बताई गई थी, इसने खसूसन DG साहब को ज्यादा मुतासिर किया था। ओके जेंटलमैन, GHQ जाने की तैयारी करें, मैं कमांडर इन चीफ साहब को मुत्तला कर दूं, उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा और दोनों ब्रिगेडियर साहिबान अपने कागजात समेटते बाहर आ गए। जनरल साहिब शबे जिंदादार थे। तहज्जुद की नमाज इनका मामूल था और वो सुबह बहुत जल्दी उठने के आदी थे, क्योंकि वो तहज्जुद का सिलसिला नमाज फजर तक जारी रखते थे। इस वक्त जनरल साहब अपने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद थे जब इनके बेडरूम में मौजूद हार्ट लाइन का बिजर बजने लगा। नवाफिल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ DG साहब इनसे मुखातिब थे, जिन्होंने रात के इस पहर उन्हें डिस्टर्ब करने पर माजरत की, क्योंकि DG साहब को इल्म था कि कमांडर इन चीफ इस वक्त नमाज तहज्जुद में मसरूफ़ होंगे, जिसके बाद फौरी अहम मीटिंग की दरख्वास्त कर दी। आ जाइए, मैं मुंतज़िर हूँ, ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और नवाफिल में मशगूल हो गए। दुआ करने के बाद जनरल साहब ने इंटरकॉम पर अपने हेडक्वार्टर को कुछ हिदायत दी और अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने बरामदे के साथ गाड़ी उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जनरल साहब अगले 15 मिनट बाद GHQ में मौजूद थे। इनकी आमद के बमुश्किल 4-5 मिनट बाद ही DG इंटेलिजेंस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। रात के आखिरी पहर में कमांडर इन चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस की आमद ने यहां हाई अलर्ट कर दिया था। जिस साउंड प्रूफ कमरे में यह अहम मीटिंग जारी थी, वहां इंसानी वहमो गुमान में आने वाला हर मुमकिन सिक्योरिटी बंदोबस्त मौजूद था। कमांडर इन चीफ के साथ नॉर्थ एरिया के कमांडेंट भी मौजूद थे, जिन्हें DG इंटेलिजेंस की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर DG साहब ने ब्रिगेडियर मंजूर को एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जिन्होंने मुकम्मल जुजियात के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कमांडर इन चीफ और कमांडेंट नॉर्थ एरिया बड़ी तवज्जो और इनहमाक से इनकी बातें सुनते रहे, जिसके बाद ब्रिगेडियर आलम ने उन्हें माजी के हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग दी। ऑल राइट, इनकी ब्रीफिंग के खात्मे पर जनरल साहब ने इत्मीनान से कहा, आइए नमाज अदा कर लें। आज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तमाम अफसरान ने इसी हाल कमरे के कोने में जनरल साहब की इमामत में नमाज अदा की। जनरल साहब ने बड़े दर्द दिल से मुल्की सलामती की दुआ मांगी थी। इनके सामने चाय पहुंच चुकी थी और अब कमांडर नॉर्दर्न एरिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ब्रिगेडियर आलम के खदशात और माजी के वाक़यात की तस्दीक करते हुए कहा कि इनकी दानिश में एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट सही है, क्योंकि दुश्मन से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। नाश्ता सबने इकट्ठे ही किया, जिसके बाद इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल अपनी टीम के साथ वापस चले गए, जबकि कमांडर इन चीफ ने फौरन ही अहम इजलास तलब कर लिया था। रात देर गए शुरू होने वाला ये इजलास दोपहर के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जनरल साहब ने मौके पर ही हिदायत जारी फरमा दी थी। उन्होंने सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रखने की हिदायत के साथ अपने मुआवनीन को इनके मिशन की तरफ रवाना कर दिया था। कैप्टन आरिफ ने सकरदू से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एलिवेट 3 नामी इस हेलीकॉप्टर को वो असूली तौर पर 16,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ा सकता था, लेकिन आज इसे एक नाकाबिले यकीन मुहिम सर करने के लिए भेजा गया था और इसने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ डायलों को कतन नज़रअंदाज करके इस मिशन को अंजाम देने का फैसला कर ही लिया था। वो एविएशन ही के एक जहाज़ के जरिए यहाँ पहुँचा था, जहाँ से अब हेलीकॉप्टर पर अपने इस मिशन की तरफ गामजन था। रावलपिंडी में इसे एक हंगामी मुहिम अंजाम देने के लिए स्टैंड 2 किया गया था, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई थी। स्कर्दू में ब्रिगेडियर साहब इसके मुंतजिर थे। ब्रिगेडियर ने बड़ी खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन कैप्टन आरिफ की गहरी बादामी आंखों ने ब्रिगेडियर साहब के दूर अंदर तक झांक कर इनके चेहरे पर नामहसूस इस्तराब को महसूस कर लिया था। इसे ब्रिगेडियर साहब की तरफ एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ मामलात कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। ब्रिगेडियर साहब इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते इसे ब्रीफिंग रूम तक ले आए थे, जहाँ एक दीवार पर बड़े बड़े नक्शे लटके हुए थे।
जेंटलमैन, मामला काफ़ी सीरियस है, इसलिए हम खड़े खड़े ही चाय पियेंगे। उन्होंने ये कहते हुए कैप्टन ऑफिसर की तरफ देखा, जो फौरन ही किसी को चाय लाने के लिए कहते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। ब्रीफिंग रूम में ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन आरिफ अकेले थे। कैप्टन आरिफ, तुम एविएशन का फख्र हो। तुम्हारे माजी की शानदार मुहिमात को देखते हुए इस खतरनाक लेकिन मुल्की सालमियत के लिए अहम तरीन मुहिम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन ने कल पागलपन का मुजाहरा करते हुए सियाचिन में अपनी फौजें उतार दी हैं। अभी तक की इतलात से जो अंदाज़ा लगाया गया है, इसके मुताबिक अभी तक इंडियन कोहे सल्तोरों के दोनों दर्रों ब्लाफूनला और सियाला पर अपनी फौजें उतार चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफिंग रूम में एक लंबी मेज पर पहले से बुझाए हुए नक्शे पर मुख्तलिफ जगह उंगली रखकर इन मकामात की निशानदेही की जहां इनके अंदाजे के मुताबिक भारतीय फौजें उतर सकती थी। कैप्टन आरिफ बड़े गौर से अपने दिमाग के कंप्यूटर में इन रास्तों और पहाड़ियों को महफूज कर रहा था, जिन पर ब्रिगेडियर साहब ने उंगली रखकर निशानदेही करने की कोशिश की थी। इसके साथ कैप्टन आरिफ को बायोनिक मैन कहा जाता था। इसने बला का जहन पाया था। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ते इसे चंद मिनटों में अजबर हो जाया करते थे और बड़े सीनियर पायलट जो इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों में नक्शे की मदद से सफ़र किया करते थे, हैरान रह जाते जब वो अपनी सीट बांधने के बाद नक्शा एक तरफ रख दिया करता था। माई सन, तुम्हें आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना है। तुम्हें इस इलाके पर परवाज करके दुश्मन की पोजीशनों की रिपोर्ट करनी है और सबसे बढ़कर ये कि बखैरो आफियत वापस भी आना है, क्योंकि अभी तुम्हारे करने वाले बहुत से काम बाकी हैं। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी आंखों में झांकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाअल्लाह सर। कैप्टन आरिफ के लहजे के एतमाद ने ब्रिगेडियर साहब को हैरान कर दिया। आज तक शायद किसी पायलट को उन्होंने इन दर्रों पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का हुक्म नहीं दिया था। शायद इसकी कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी। एक अरसे से नॉर्दर्न कमांड से मुंसलिक होने और अपनी सर्विस का बहुत ज़्यादा अरसा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में गुजारने की वजह से ब्रिगेडियर साहब को यहाँ के ख़तरनाक रास्तों और तबाहकुन मौसम का बखूबी अंदाज़ा था। वो जानते थे इन रास्तों पर प्रवास करना मौत से खामखा जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या मजाल जो कैप्टन आरिफ के लहजे में उन्हें ज़रा सा खौफ दिखाई पड़ा हो। वो ऐसे पूरे तमाद होकर बात कर रहा था जैसे सियाचिन की बजाय किसी नुमाइशी मैदान पर प्रवास करने जा रहा हो। ऑल राइट, एक एक लम्हा कीमती है। बेचैनी से पहलू बदलते हुए ब्रिगेडियर साहब ने, जो अब इसके साथ ही अपने हाथ में चाय के मग पकड़े कोने में धरी आरामदेह कुर्सी पर बैठ चुके थे, मुस्तरिब होकर पहलू बदलते हुए कहा। इस दौरान वो अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में कैप्टन आरिफ को इस इलाके के मौसम और मिजाज से आगाह करते रहे थे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बशर्ते ज़िंदगी आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने मुझे इस मुहिम के लिए मुंतखब किया, आपका शुक्रिया। मैं इसे अपना फ़ख्र समझूंगा। इसने चाय का खाली मग सामने धरी मेज़ पर रखते हुए कहा। कम ऑन, ब्रिगेडियर साहब ने उठते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के ताक़ुब में बाहर आ गए थे। ब्रिगेडियर साहब की जीप में बैठकर वो थोड़ी देर बाद यहाँ मौजूद पायलट का खसूसी गर्म लिबास पहनने के बाद अब हेलीपैड की तरफ जा रहे थे, जहाँ एक एलिवेट 3 हेलीकॉप्टर इसका मुंतज़िर था। हेलीकॉप्टर की चेकिंग और रीचेकिंग के मराहिल यहाँ पहले से मौजूद एविएशन के माहिरीन कर चुके थे। अब वो परवाज के लिए तैयार था। इस हेलीकॉप्टर में खसूसी तौर से तस्वीर उतारने वाले कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि दुश्मन की नकलो हरकत को देखा जाए। कैप्टन आरिफ से कहा गया था कि वह दुश्मन की मुख्तलिफ पोजीशनों की तस्वीर उतारने की कोशिश करे। ब्रिगेडियर साहब, जो खुद अपनी जीप चलाकर यहाँ तक पहुँचे थे, सारे रास्ते कैप्टन आरिफ पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकते आए थे। दोनों जीप एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आए। कैप्टन आरिफ से बगलगीर होते हुए उन्होंने गर्मजोशी से इसे अलविदा कहा और एक तरफ खड़े हो गए थे। यहाँ मौजूद बाकी माहिरीन, जिन्होंने एक मेजर साहब की निगरानी में 2-3 मरतबा हेलीकॉप्टर के इंजनों की कारकर्दगी चेक की थी, एक तरफ कतार बनाकर मुअद्दब किसी अगले हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। कैप्टन आरिफ ने इन सबसे बारी बारी हाथ मिलाकर इनकी नेक तमन्ना और दिली दुआएं वसूल की और थोड़ी ही देर बाद वो पायलट सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट कर चुका था। अपनी तरबियत के मुताबिक इसने भी तमाम पुर्जों की कारकर्दगी चेक की। अगले ही लम्हे अपनी हाथ की उंगलियां बंद करके अंगूठे के मखसूस इशारे से इसने अपने होंठों पर दुआएं और आंखों में उम्मीदों की जोत जगाए वहां मौजूद अफसरान और जवानों को अलविदा कहा और हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा दिया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर बुलंद हो रहा था, ब्रिगेडियर साहब और दूसरे जवानों की दिली दुआएं इसका ताकुब कर रही थी। अगले चंद लम्हों बाद कैप्टन आरिफ इनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। ब्रिगेडियर साहब फौरन पलटे और अब वो खुद वायरलेस रूम में मौजूद थे।
जहां से कैप्टन आरिफ का राब्ता बराह रास्त इनसे था। इसका हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता था और इस वक्त बुलंदी दिखाने वाली सुई अपने आखिरी पॉइंट को छू रही थी। इतने गर्म लिबास पहनने के बावजूद कैप्टन आरिफ को अपना जिस्म मुंजमद होने का एहसास हो रहा था। ये एहसास दरअसल इस मंजर का मरहूने मिन्नत था जो इसकी आंखों के सामने हद्दे निगाह तक फैलता चला गया था। पहाड़ों की बर्फीली और नोकदार चोटियों के दरमियान वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और इसे चारों तरफ से सिवाय बर्फ के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने ज़हन पर नक्श रास्ते पर वो महवे परवास था, गो के इसे इन सब चोटियों के नाम याद नहीं रहे थे, लेकिन इस बात का इल्म ज़रूर था कि वो अभी तक पाकिस्तानी इलाके ही में परवास कर रहा है। 15 मिनट इसे होने को आए थे और हर 5 मिनट के बाद वो कमांड ऑफिस में ब्रिगेडियर साहब को रिपोर्ट कर रहा था। इस वक्त भी इसने सेट ऑफ ही किया था जब अचानक इसे अपने बिल्कुल सामने एक सुर्ख लकीर की चमक दिखाई दी। इसके साथ ही धमाके की आवाज़, जोरदार फायरिंग हो रही थी। इसने फौरन ही जान लिया और अगले एक लम्हे की गफलत शायद इसका हेलीकॉप्टर कैप्टन आरिफ समेत आग के गोले में तब्दील हो जाता अगर वो अपनी खसूसी वदीयत करदा छठी हिस्स के सहारे हेलीकॉप्टर को मुकम्मल दाएं तरफ न घुमा देता। अभी इसने बमुश्किल अपना हेलीकॉप्टर सीधा किया ही था जब एक दूसरे के ताकुब में कई दर्जन गोलियां और गोले इसके बाए सिमत चंद फीट के फासले से गुजरे। दूसरे ही लम्हे इसका राब्ता कमांड ऑफिस से कायम था। सर, मुझ पर फायरिंग हो रही है। इसने अपने सामने मौजूद मकियासुल मतर पर नजरें जमाकर ब्रिगेडियर साहब को एरिया की पोजीशन और ऊंचाई बताई। ओके, तुम फौरन वापस आओ। ब्रिगेडियर साहब ने इसकी बात सुनने के बाद हुक्म दिया। सर, मैं दुश्मन की पोजीशन देख लूं, कैप्टन आरिफ ने कहा। नो, वापस आओ। ब्रिगेडियर साहब का लहजा कदरे दरिश्त था। वो जानते थे इस निहत्ते हेलीकॉप्टर से कैप्टन आरिफ दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कैप्टन आरिफ जैसे मुश्ताक पायलट को वो किसी भी तरह जाया नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत से ऐसे अंधा खेल कैप्टन आरिफ का दिलचस्प मशगला था। आरिफ ने अपना सेट ऑफ कर दिया था और अब वो अपने बाएं जानिब चक्कर काट कर इस पहाड़ी के अकब में आ गया था जहां मौजूद किसी गन पोजीशन से इस पर फायरिंग हुई थी। अचानक ही इसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने बाएं जानिब एक पहाड़ी चोटी पर पड़ी जिस पर भारतीय फौज के कुछ जवान अपनी पोजीशन कायम कर रहे थे। कुछ भारतीय फौजी पहाड़ी की इस बुलंद चोटी से मजबूत रस्से बांधकर नीचे लटका रहे थे ताकि इनकी मदद से सामाने हरब ऊपर खींच सकें और इसके बाकी साथी बर्फ के इस जहन्नम में शायद उगलूनुमा खेमे नस्ब कर रहे थे क्योंकि 12,000 फीट की बुलंदी से ज्यादा पर ईंट, पत्थर और सीमेंट वगैरह से किसी किस्म का तामीराती काम मुमकिन नहीं होता है। इसलिए सियाचिन की इस बुलंद चोटी पर भारतीय फौज अपनी रिहाइश और गोला बारूद जखीरा करने के लिए फाइबर ग्लास के ये खेमे नस्ब कर रहे थे जिन्हें उगलू कहा जाता है। कैप्टन आरिफ ने ये उगलू इसलिए नहीं पहचाने थे कि इसका वास्ता इनसे रहता था। पाकिस्तानी फौज के पास इसने कभी ऐसे फाइबर ग्लास के खेमे नहीं देखे थे। इसने तो हाल ही में रूस की साइबेरिया में मौजूद फौजों की जंगी मशकों पर मुश्तमिल एक फिल्म देखी थी जिसमें शदीद तरीन बर्फबारी से बचने के लिए रूसी फौज ने ऐसे ही फाइबर ग्लास के खेमे इस्तेमाल किए थे। कैप्टन आरिफ का जी चाहता था कि अपने वतन की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने वाले इन भारतीयों को इस सर्द जहन्नम का ईंधन बना दे, लेकिन वो मजबूर था। इसके हेलीकॉप्टर में कोई गन नस्ब नहीं थी। ये सिर्फ फिजाई निगरानी और बार बर्दाली के लिए इस्तेमाल होने वाला एलवेट 3 हेलीकॉप्टर था। आज इसे शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। इसने अपनी दानिश में दुश्मन के खतरनाक हद तक नजदीक जाकर अपने हेलीकॉप्टर में नस्ब कैमरों के जरिए इंतहाई खतरनाक जावियों से दुश्मन की पोजीशनों की तस्वीरें उतारी। इस दौरान ब्रिगेडियर साहब इसे मुसलसल वापसी की तलकीन करते रहे। शायद यहाँ भी दुश्मन की नजरों में आ गया था क्योंकि अब अचानक ही इस तरफ दोनों अतराफ से फायरिंग होने लगी थी, लेकिन इसने ऐसी पोजीशन ले रखी थी कि अब ये गोलियां और गोले इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इंतहाई महारत से वो दुश्मन के सीने पर मूंग दलता अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर अब महफूज इलाके में पहुंच चुका था और अगले 15-20 मिनट की परवाज के बाद वो बेस कैंप पर लैंड कर रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।